हेलो दोस्तों, फिर से हम एक बार वापस से आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉपिक भारत की राजनीति। तो देखिए, इस भारत देश की इतनी गंभीर और कॉम्प्लेक्स राजनीति को यानी कि जटिल राजनीति को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आसान शब्दों में। बिल्कुल ही आसानी से हम छोटे छोटे तरीके से समझेंगे कि कैसे चुना जाता है हमारे देश का प्रधानमंत्री, क्या होता है एक सांसद और कितनी शक्तियां होती है एक विधायक के पास में। तो इन तमाम तरह के क्वेश्चनों को, इन तमाम तरह के प्रश्नों को हम लोग बहुत ही सरलता से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं जयेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अध्ययन सेंटर पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, भारत की राज्य व्यवस्था। तो देखिए दोस्तों, भारत की राज्य व्यवस्था समझने के लिए आपको पहले दो शब्दों को समझना पड़ेगा। ये दो शब्द होते हैं, एक आपका संघात्मक और एक होता है द्विसदनात्मक। एक एक करके हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई देश देश कब कहलाता है। तो कोई देश देश तब कहलाता है जब उसके पास दो चीजें हो, दो मिनिमम चीजें रिक्वायरमेंट हो। एक भूखंड अर्थात जमीन का टुकड़ा। अगर किसी भी देश के पास में जमीन का टुकड़ा नहीं है तो वो देश देश नहीं कहलाता है। इसका उदाहरण हम तिब्बत को ले सकते हैं। तिब्बत एक समय में एक पूरा देश हुआ करता था। वर्तमान समय में तिब्बत की जमीन चाइना ने अपने पास में कब्जे में ले ली है। तो तिब्बत के लोग तो मानते हैं कि तिब्बत एक देश आज भी है, परंतु बाकी दुनिया तिब्बत को देश नहीं मानती है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा आपको होना चाहिए उस भूखंड पर रहने वाले लोग। इन दो चीजों से मिलकर के बनता है एक देश। अगर कोई जमीन का टुकड़ा है भी और उस पर अगर कोई नहीं रहता है तो हम उसको एक देश की परिभाषा नहीं दे सकते हैं। तो एक देश के बनने के लिए जरूरी होते हैं दो तत्व, एक जमीन का टुकड़ा, एक भूखंड और उस भूखंड पर रहने वाले निवासी। ये भूखंड और उस पर रहने वाले निवासी मिलकर के बनाते हैं एक देश, और इस देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं उस देश की राज्य व्यवस्था। इस राज्य व्यवस्था के कई प्रकार हो सकते हैं। तो हम लोग आज भारत की राज्य व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। हम एंशिएंट राज्य व्यवस्था और अलग अलग देशों की राज्य व्यवस्थाओं को भी समझेंगे, लेकिन इस टॉपिक में हम केवल और केवल भारत की राज्य व्यवस्था पर फोकस करेंगे। तो देखिए, भारत की राज्य व्यवस्था में पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे संविधान को। भारत की जो राज्य व्यवस्था है ये हमारे देश के संविधान के अकॉर्डिंग चलती है। संविधान, हमारे देश का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। तो इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को स्वीकार करने के लिए, इसकी खुशी मनाने के लिए गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ठीक है, तो संविधान क्या होता है? किसी भी देश को चलाने के लिए कानून कायदे की एक डायरी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन की एक नियम लिस्ट होती है आपकी। उस लिस्ट में लिखा होता है कि देश को चलाने के लिए जो भी नियम बनेंगे वो किस प्रकार के नियम होंगे। तो ये संविधान है और इसका पहला ही आर्टिकल हमारे को कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो ये जो संघ मैंने शब्द यहाँ लिखा है, उस संघ को समझने के लिए पहले हमारे को संघ किसे कहते हैं और संघात्मक प्रणाली क्या होती है इस बात को समझना पड़ेगा। तो जब कोई एक देश होता है, इस देश को अगर हम अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हैं तो ये अलग अलग टुकड़े एक एक संघ कहलाते हैं। अलग अलग टुकड़े संघ कहलाते हैं। हम इसे आसान भाषा में राज्य कह देते हैं या प्रदेश कह देते हैं। तो ऐसे भारत के अंदर टोटल 28 स्टेट्स है, 28 राज्य है, 28 राज्य। इसके अलावा हमारे पास में 8 केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ये 28 स्टेट जो है, 28 राज्य जो है, ये सब अपने अपने एक संघ है। तो भारत राज्यों का एक संघ है। इन 28 राज्यों से मिलकर के पूरा एक यूनियन बनता है, तो इसी को हम संघ कहते हैं। जब अलग अलग टुकड़ों से मिलकर के कोई एक चीज बनती है तो इसको यूनियन कहा जाता है, हिंदी में से संघ कहा जाता है। तो बिल्कुल इन 28 राज्यों के अलग अलग टुकड़ों को मिला करके जब आप देखते हो तो एक संघ बनता है। तो भारत राज्यों का एक संघ है। ये बात हमारे कानूनन तौर पर सत्य है, हमारे आर्टिकल 1 के हिसाब से सत्य है और हमारे संविधान के हिसाब से सत्य है। तो इसका यह अर्थ होता है कि भारत में जो प्रणाली को उपयोग किया जाता है वो एक संघात्मक प्रणाली होती है। इसका और आसान शब्दों में हम समझें तो भारत में इस प्रकार की राजनीति का उपयोग किया जाता है या राज्य व्यवस्था का उपयोग किया जाता है जिसमें केंद्र के स्तर पर यानी कि पूरे देश के स्तर पर एक सरकार काम करती है और देश के हर एक टुकड़े यानी कि राज्य के ऊपर अपनी एक एक सरकार काम करती है। दोनों सरकारों की अपनी अपनी अलग अलग शक्तियां होती है। इसी को हम कहते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यहाँ पे कई सारे राज्य हैं जिनकी अपनी अपनी सरकारें और यह सरकार केंद्र की सरकार के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए अपने अपने काम करती है। दोनों की अपनी अपनी शक्तियां और अपने अपने कार्य होते हैं। इसी को हम कहते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। इसके अलावा हमारे को समझना पड़ेगा द्विसदनात्मक। तो इसको समझने के लिए हम देखिए केंद्र की और राज्य की दोनों की व्यवस्थाओं को समझेंगे। जैसे अभी हमने समझ ही लिया है कि केंद्र की अपनी एक राज्य व्यवस्था होती है और राज्य की अपनी एक व्यवस्था होती है। तो पहले हम केंद्र की व्यवस्था को समझते हैं। हमारे देश में केंद्र में दो प्रकार के सदन होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा।
लोकसभा वही सदन होता है जिसका चुनाव हर 5 सालों में होता है और इस लोकसभा में टोटल पूरे भारत भर से अलग अलग क्षेत्र बना दिए जाते हैं। इन क्षेत्रों को कहा जाता है सांसदीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? सांसदीय क्षेत्र। और इन क्षेत्रों की संख्या जनसंख्या के हिसाब से तय की जाती है। वर्तमान स्वरूप में भारत के अंदर कुल 545 सांसद मौजूद है, अर्थात 545 सांसदीय क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में से चुनाव होता है और एक सांसद चुना जाता है और ये जिस सभा में जाकर के बैठते हैं इस सभा को कहते हैं हम लोग लोकसभा। और ये लोकसभा केंद्र सरकार का एक हिस्सा होता है। तो केंद्र सरकार के 2 हिस्से, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा होता है। तो केंद्र सरकार के 2 हिस्से होते हैं। केंद्र सरकार के 2 हिस्से होते हैं, उसमें से एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा किस प्रकार से बनता है? तो पूरे भारत देश को आप 545 छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, जिनमें एक संसदीय क्षेत्र कहलाता है, जिनसे एक सांसद चुना जाता है और ये सांसद जिस सभा में जाकर के मीटिंग करते हैं, बैठते हैं और कानून बनाते हैं, उस सदन को कहा जाता है लोकसभा। ये जो सांसद होते हैं इन्हीं के चुनाव से हम लोग तय करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। अर्थात जो लोकसभा के अंदर कुल मिलाकर 545 लोग जो बैठे होते हैं, ये लोग अपनी पर्सनल वोटिंग करते हैं, अलग से वोटिंग करते हैं। इस वोटिंग में ये लोग अपने लीडर को तय करते हैं और ये लीडर हमारे देश का प्रधानमंत्री कहलाता है। इसका यह मतलब हुआ कि हम कभी भी प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन नहीं करते, अर्थात चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए आपने कभी जाकर के वोटिंग मशीन में बटन नहीं दबाया। वाराणसी क्षेत्र के लोगों ने जरूर दबाया होगा, क्योंकि मोदी जी एक सांसद है जो कि वाराणसी के संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। तो वहां के लोगों ने उनको अपना सांसद नियुक्त किया है और वो इस सदन में पहुंचे, यानी कि लोकसभा में पहुंचे और इसी प्रकार से हमारे अलग अलग क्षेत्रों से यहां पर सांसद पहुंचे। कई सारे सांसद इस जगह पर पहुंचे और जब एक पार्टी के ज्यादा सांसद यहां पर मौजूद होते हैं तो वो अपनी पार्टी के एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अर्थात उसी प्रकार के, जिस प्रकार से मोदी जी एक सांसद है, उसी प्रकार के 545 सांसद यहां पर आए और इन 545 सांसदों में से बहुमत प्राप्त वाली पार्टी का नेता यानी कि मोदी जी, उनको वर्तमान में पीएम का नियुक्त किया गया, पीएम का पद उनको दिया गया है इन 545 सांसदों की बदौलत, इन 545 सांसदों के निर्वाचन की बदौलत। ठीक है। इसके अतिरिक्त आप देखिए राज्यसभा क्या होती है दोस्तों? तो देखिए हर एक राज्य के अंदर, जैसे हमारा देश अभी हमने डिस्कस किया है कि हमारा देश राज्यों का एक संघ होता है, इसके अंदर अलग अलग राज्य होते हैं। तो हर राज्य के अंदर अपनी अपनी विधानसभा होती है जिनके अंदर विधायक होते हैं। राज्यों को भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये देश के अलग अलग हिस्सों में, ये जैसे ये एक राज्य बनाया, इस राज्य के अंदर एक विधानसभा होती है और इस विधानसभा, जिस प्रकार ये लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे राज्यों के अंदर जो सरकार होती है, राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है, केंद्र सरकार के 2 हिस्से, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है वो विधानसभा और विधान परिषद होती है। भारत के अंदर विधानसभा तो कंपलसरी है लेकिन विधान परिषद कंपलसरी नहीं है। आप देख सकते हैं कि विधान परिषद भी हो सकती है और विधान परिषद नहीं भी हो सकती है। वर्तमान में 6 राज्यों के अंतर्गत विधान परिषद तो है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। तो ये जो विधान परिषद होते हैं इनके अंदर भी इसी प्रकार से छोटे छोटे, एक राज्य को छोटे छोटे क्षेत्र में बांट देते हैं जिसे विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है। एक राज्य के छोटे छोटे क्षेत्र को विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है और इन विधानसभा क्षेत्रों से एक एक व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता है। यह निर्वाचित व्यक्ति विधायक कहलाता है और विधायक जाके बैठते हैं विधानसभा में। राज्य के अंदर की एक सभा जिसको हम विधानसभा कहते हैं, इसके अंदर बैठने वाले लोगों को हम लोग विधायक कहते हैं। जिस प्रकार लोकसभा में, केंद्र सरकार की लोकसभा में बैठने वाले लोगों को हम लोग सांसद कहते हैं, उसी प्रकार राज्य की विधानसभा के अंदर निर्वाचित लोगों को, बैठने वाले लोगों को हम लोग विधायक कहते हैं। तो ये विधायक राज्यों में होते हैं और राज्यों में मौजूद होते हुए ये अपने तरफ से केंद्र में एक एक सांसद को नियुक्त करते हैं सभी राज्यों से। तो इन विधायकों की मदद से निर्वाचित होकर के जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बनते हैं, अर्थात यहां पर जो विधायक थे वो गए और उन्होंने अपना वोट डाला। भाई एक मध्य प्रदेश है, इसके अंदर अलग अलग विधायक है, मध्य प्रदेश के विधायक गए और इन्होंने अपने केंद्र में एक वोट डाला किसी सांसद के लिए और एक सांसद चुना जाता है। तो राज्यों के अंदर मौजूद विधानसभा की मदद से बनने वाला जो सांसद होता है वो राज्यसभा में बैठता है। अर्थात राज्यसभा जो होती है वो होती तो केंद्र का हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर के जो सांसद होते हैं इन्हें राज्यों के अंदर मौजूद विधानसभा के विधायकों द्वारा चुना जाता है, इसीलिए इसे राज्यसभा कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों को सीधे जनता द्वारा चुना जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों को सीधे
विधायकों के द्वारा चुना जाता है, विधानसभा के विधायकों द्वारा चुना जाता है। तो ये जो सिस्टम है हमारा, जिसमें केंद्र सरकार के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा मौजूद होती है, तो यहाँ पर 2 सभा होती है, इसीलिए हम इसको द्विसदनात्मक प्रणाली कहते हैं। तो भारत के अंदर फेडरलिज्म है, अर्थात संघात्मक शासन है, जिसमें राज्य अलग अलग बटे हुए हैं, और केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली मौजूद है, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा में जनता सीधे अपने प्रतिनिधि को भेजती है, जबकि राज्यसभा में जनता अपने प्रतिनिधि को विधायक बना करके विधानसभा में भेजती है, जो कि राज्यों में है, और वो विधायक अपना वोट डाल करके अपने प्रतिनिधि को राज्यसभा में भेजता है। वर्तमान में 245 राज्यसभा के सांसद है। इन्हें भी सांसद ही कहा जाता है, ये राज्यसभा सांसद कहलाते हैं, ये लोकसभा सांसद कहलाते हैं, इन्हें विधायक कहा जाता है। हर राज्य की विधानसभा में विधायकों की संख्या अलग अलग होती है, ये उस राज्य की आबादी पर निर्भर करती है। अगर ज्यादा आबादी होगी तो ज्यादा विधायक, कम आबादी होगी तो कम विधायक। और राज्यों के चुनाव अलग से होते हैं, केंद्र सरकार के चुनाव अलग से होते हैं। आगे की बात को हम समझते हैं कि जो लोकसभा राज्यसभा केंद्र के हिस्से होते हैं और जो विधानसभा होती है वो राज्य का हिस्सा होती है। विधानसभा के अतिरिक्त एक और हिस्सा होता है यहाँ पर विधान परिषद, जो कि मैंने आपको बताया हर राज्य के लिए कंपलसरी नहीं है। कुछ राज्य इसको बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की परमिशन लेनी होती है। केंद्र सरकार अर्थात क्या? तो केंद्र सरकार की जब भी हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि केंद्र सरकार ने इस कानून को पास किया है, तो खुद वहां पर प्रधानमंत्री बैठ करके कोई कानून नहीं बना रहे होते हैं। कोई भी कानून बनाने की प्रक्रिया ये होती है कि आप उस कानून का प्रारूप तैयार करते हैं, उस कानून को आप लोकसभा के अंदर प्रस्तुत करते हैं, और वो कानून सभी सांसदों द्वारा पढ़ा जाता है, जिससे कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए सांसद उस कानून के ऊपर अपने विचार रख पाए, उसके ऊपर डिबेट कर पाए, डिस्कशन कर पाए। यदि वह कानून व्यवस्था ठीक लगती है और सब लोगों से बहुमत द्वारा पारित की जाती है, तो उसे फिर राज्यसभा के सांसदों के पास भेज दिया जाता है। राज्यसभा के सांसद भी उसको अगर ओके कर देते हैं, तो फिर हमारे देश के सुप्रीम राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, और राष्ट्रपति जिस समय पर उस पर हस्ताक्षर करते हैं, उसी समय वो इस देश का कानून बन जाती है। तो किसी भी बिल को मैं समझ गया होगा, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर किस तरीके से हम कानून बनाते हैं, हम बाकी देखेंगे। बिल किस प्रकार के होते हैं, 3-4 बिल होते हैं, अलग अलग बिल को पास करने के अलग अलग नियम होते हैं। सामान्य तौर पर यही सिस्टम होता है केंद्र सरकार के अंदर कि आप सबसे पहले लोकसभा में बिल को लेकर आएंगे, जो प्रारूप लाया जाता है उसे कहा जाता है बिल। तो आप सबसे पहले बिल पेश करते हैं, बिल को सभी सांसद पढ़ते हैं लोकसभा के, यदि उन्होंने पास कर दिया तो वो इस बिल को पास करके राज्यसभा के पास भेजते हैं, फिर वो बिल राज्यसभा के सांसद पढ़ते हैं। जब वो बिल राज्यसभा ने पास कर दिया होता है तो राष्ट्रपति के पास बिल जाता है, और बिल पर राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होते ही अब वो बिल एक्ट का स्वरूप ले लेता है, इसे अधिनियम कहा जाता है। हिंदी में से विधेयक कहते थे जब तक ये बिल था, और जैसे ही हस्ताक्षर हो जाते ये एक्ट हो जाता है। अंग्रेजी में से एक्ट कहते हैं, हिंदी में से अधिनियम कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश में कानून व्यवस्था काम करती है। राज्यों के अंदर भी इस प्रक्रिया सेम टू सेम होती है। राज्यों के अंदर कोई भी प्रारूप यानी कि विधेयक आता है तो वो विधानसभा में लाया जाता है, जिनको ये विधायक पढ़ते हैं और अपने राज्य के हितों का ध्यान रखते हुए इसे हाँ या ना का मंजूरी देते हैं कि अगर इसको बहुमत प्राप्त होता है तो विधानसभा के सभी सदस्य इस पर हस्ताक्षर करते हैं, और यदि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है तो सीधे राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करते हैं, और ये एक अधिनियम कानून बन जाता है उस राज्य का। अगर यहाँ पर विधान परिषद मौजूद है तो पहले विधानसभा के विधायक उसे पास करते हैं, फिर विधान परिषद के विधायक उसे पास करते हैं, और फिर राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करते हैं, और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह उस राज्य का नियम कानून बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा विषय अच्छे से समझ में आया होगा। आपको समझ में आया होगा कि हमारे देश की राज्य व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे को कमेंट करके जरूर बताइए।